हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जखुटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने काफी सब डिस्कस कर ली थी। अब एक नई कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मेलिटी, है ना। और अगर अपन अपने हिसाब से यहाँ देखें तो ये 6 नंबर की टर्म है, 6 नंबर की कंसंट्रेशन टर्म है जिसे अपन लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, कैसे इसकी डेफिनेशन है, कैसे निकलता है वो देखो एक बार। इसकी क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है। देखो अपन लोग अभी तक क्या बोलते थे, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल होते हैं विलेय के, उसको अपन मोलरता बोलते हैं, है ना। 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल होते हैं विलेय के, उसको मोललता बोलते हैं। ऐसे ही तो पढ़ा है। तो बस यहां पे एक नया टर्म आ गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी, इज नोन एज नॉर्मेलिटी, राइट। ठीक है, इतनी बात अब आगे समझो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो फॉर्मूला इज लाइक क्वाइट सिंपल। फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल से, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters, right। इसकी यूनिट की अगर आपसे बात की जाए तो यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय पर लीटर। अब पॉइंट ये है कि यार ये ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या, कैसे आएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, काम करते हैं इसको इधर लिखते हैं। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, है ना, या गिवन वेट। देखो केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही होता है। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो जी अपन कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्यूट का जो भी है, लेकिन अब देखो अपन क्या पढ़ना चाह रहे थे, ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसमें गिवन वेट तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट कहां से निकाले हम लोग, तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट, किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इक्विवेलेंट वेट का क्या फंडा होता है, मोलर मास, है ना। इसको आप चाहो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब फिर नई कहानी आ गई। देखो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स को ढूंढना। ग्राम इक्विवेलेंट्स को ढूंढने जाते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं तो एक नई चीज निकल के आती है इक्विवेलेंट वेट। और जब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो एक और नई चीज निकल के आती है जिसे अपन लोग बोलते हैं बेटा एन फैक्टर। इसको एक और नया नाम से भी बोला जा सकता है, इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो अब ये चीज है ना, इसके बाद कोई नया ट्रिक नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को सीखनी है। तो देखो अगर अपन ने एन फैक्टर निकालना सीख लिया तो अपन को क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालना गया तो हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, फिर यहाँ पर वॉल्यूम का डिवाइड करके नॉर्मेलिटी निकालेंगे। अब एक बात बताओ,
इतनी मेहनत जब अपन करोगे, इतनी मेहनत जब आप लोग करोगे तो ये तो एक क्वेश्चन में 5-10 मिनट तो लगी जाएगी। तो इसका शॉर्टकट क्या है, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कैसे करें। तो देखो इसका शॉर्ट एंड स्वीट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और नया एक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा काम में आता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो मैं क्या चाह रहा हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में यहाँ पे इक्विवेलेंट का जो ये आपने फॉर्मूला लिखा है, मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जो ये आपने फॉर्मूला लिखा है मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला रखने से क्या होता है, तो देखो number of gram equivalents is equals to given weight of substance divided by, ये तो लिखा हुआ है इक्विवेलेंट, इसकी जगह ये रखना है। तो देखो डिवाइडेड बाय मोलर मास, हम चाहें तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये हो गया आपका मीन डिवाइड, यही तो है। तो अब देखो ऐसा लिख दूं क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर। देखो एन फैक्टर ऊपर चला गया, ये क्या चीज है, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि देखो अपन को अल्टीमेटली यही तो चाहिए ना। ये देखो हाँ या ना भाई, इतना सारा मेथड अपन लोग पूरा नहीं करना चाहते, हम लोग क्या चाहते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू n इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आप देखो इस फॉर्मूला को कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, इस फॉर्मूला को चेंज कर रहा हूं। इस फॉर्मूला को देखो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या बन गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बी लगा दो इसके साथ में, इनटू में एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है ना, इनटू एन फैक्टर, और इधर क्या हो गया, नॉर्मेलिटी। तो इसका मतलब आपके पास दो तरीके हैं नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के। पहला तरीका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करो, राइट, उसके बाद वॉल्यूम से डिवाइड कर लो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो, सही सही मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो। मोलैरिटी तो बहुत सिंपल ही है, अब तक हमने काफी क्वेश्चंस किए मोलैरिटी पे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना काम यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा और अपनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म हो जाएगी, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला पार्ट इतना समझ में आ गया कि देखो एक फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट ये है, और एक दूसरा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला और नंबर ऑफ लाइक मोलैरिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो है ये इसमें अपन लोग को याद रखना है। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इतनी जो मेहनत की है वो समझ में तो आ गई कि अपन लोगों को नॉर्मेलिटी क्या होती है, अपन लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, समझ में तो आ गए, फॉर्मूला वाइज तो क्लियर हो गया। बट ये अगर एन फैक्टर की बात की जाए, ये क्या बीमारी है, ये क्या है, अगर क्योंकि देखो सारी कहानी चाहे आप ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करो चाहे आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करो, आपको ये तो चाहिए ना। तो जब तक ये अपन को नहीं समझ में आएगा तब तक अपन कोई काम नहीं कर सकते, और इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी तो अपन लोगों को ये सारा टॉपिक जो है वो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ द टाइम है।
तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये क्या चीज है, मैंने आपको कहा था कि जब अपन ये चीज कैलकुलेट कर लेंगे एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट आता है, इक्विवेलेंट वेट आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। यही अपन लोगों ने पढ़ा था ना, ग्राम इक्विवेलेंट्स की कहानी खत्म, ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की कहानी भी खत्म। लेकिन मतलब क्या है ये तो अभी भी नहीं पता चला ना। तो अब अपन अगला जो टॉपिक है वो यही डिस्कस करते हैं कि एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर समझ में आएगा तो ही ये पूरी कहानी का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। करें शुरू, चल देखिए कैसे। देखो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब देखो एन फैक्टर एक नंबर है, ठीक है। अब ये नंबर अपन को कैसे पता चलेगा, ये एक बार देखते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं। बड़ा आसान काम है, बहुत बहुत सिंपल सिंपल सी काम है। पहले है ना एसिड के लिए देखते हैं नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। तो सबसे पहली चीज एसिड के लिए देखते हैं। तो इसमें मैं लिखता हूं यहां पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। एसिड में तो H प्लस आयंस ही होते हैं ना, हटाए जा सकने वाले H प्लस आयंस। HNO3 कितना H प्लस होता है इसके अंदर में, एक ही H प्लस होता है, एक ही होता है ना। तो इसका N फैक्टर कितना, 1। क्लियर। H2SO4 N फैक्टर कितना, 1। क्योंकि कितने कितने H प्लस निकल सकते हैं, 2। तो यहां पर N फैक्टर कितना आ जाएंगे। क्लियर। आप आ जाइए HCl, HCl में कितना H प्लस है, 1। तो एक को ही तो हटा सकते हो, तो इसका मतलब हो गया यहां पर। अब देखो एग्जामिनर आपको एक कंफ्यूज करता है, जैसे ये 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, H3PO2, H3PO3 और H3PO4, इनका N फैक्टर बताइए। तो देखिए इनका सिर्फ N फैक्टर पूछा जाए तो आंसर में लिख सकता हूं 1, 2 और 3। लेकिन आप बोलोगे सर सब में 3 H तो नजर आ रहे हैं, H3 तो नजर आ रहे हैं, तो फिर आप क्यों मतलब इसको 1, 2, 3 क्यों लिख रहे हो। तो मैं एक काम करता हूं, इसके स्ट्रक्चर्स बनाता हूं, फिर आपको समझाता हूं, और फिर इसमें क्वेश्चंस और कैसे बन सकते हैं। देखो अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए N फैक्टर ऑफ H3PO2, N फैक्टर ऑफ H3PO3 और N फैक्टर ऑफ H3PO4, अगर ये अपन को समझ में आता है ये तीनों पॉइंट, तब तक तो ये क्वेश्चन पूछे तो ये लिख दो। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 1, 2 और 3 कैसे आया ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ऑल्दो ये क्या चीज के लिए बारे में अपन पढ़ रहे हैं बेटा, एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस त्यागते हैं, वही होते हैं ना। तो अब देखो यहां पर इसको कैसे समझ सकते हैं। फास्फोरस P डबल बॉन्ड O H H OH, P डबल बॉन्ड O OH OH और H। अगला पार्ट P डबल बॉन्ड O OH OH और OH, ठीक है। अब देखो तीनों के मैंने फॉर्मूलाज यहां पे बना दिए, H3PO2 H3PO3 और H3PO, ठीक। अब ढंग से देखो एक बार, एसिड है, एसिड की बात समझो पहले। ये जो एसिड्स है, चाहे ये हो या फिर ये तीनों, ये सारे के सारे कौन से टाइप के एसिड है बेटा जी, ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, ढंग से सुनना, इस एग्जांपल से बता रहा हूं। ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, देखो एसिड 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड जिसका एग्जांपल है HCl, ठीक है। और देख दूसरे टाइप के एसिड होते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड बोलते हैं। तो ऑक्सी एसिड के एग्जांपल अपने पास में ज्यादा है। ऑक्सी एसिड समझ लो क्या होता है, ऑक्सी एसिड वो एसिड होते हैं, ढंग से सुनो, ऑक्सी एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें H प्लस किससे जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। और ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ होता है, केंद्रीय अधातु से जुड़ा हुआ होता है, सेंट्रल नॉन मेटल से जुड़ा हुआ होता है। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें H प्लस किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सेंट्रल नॉन मेटल से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
बस ये अपन को ध्यान रखना है ना, नॉन मेटेलिक एटम से या सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बस ऐसा याद रख लो। तुमको नॉन मेटल मेटल में कंफ्यूजन हो तो छोड़ दो, ऑक्सीजन किससे जुड़ा होना चाहिए, सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए बस। तो अब बताओ इसमें ऐसे कितने एच हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए, एक ही है, एक ही है ना, तो इसका मतलब एक ही H प्लस है जो एसिड की बात है, मतलब इन 3 हाइड्रोजन में से केवल एक यही हाइड्रोजन है जो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। तो कितने H प्लस रिप्लेस हुए, कितने H प्लस बाहर निकाले जा सकते हैं, एक, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना, एक। इसमें कितने हैं भाई, एक और एक, दो निकाले जा सकते हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। इसमें कितने H प्लस बाहर निकाले जा सकते हैं, इसमें कितने H प्लस है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, 3 है ना, तो यहां पर हो गया हमारे पास में 3। आ गया समझ में कि 1 कब, 2 कब और 3 कब, क्लियर। अब देखो एग्जामिनर आपको क्या बोलता है, एग्जामिनर ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है, H3PO4 प्लस NaOH मिलके यहां पर बन गया NaH2PO4 प्लस H2, ठीक है जी। अब देखो इसमें आपको बोल रहा है H3PO4 का एन फैक्टर बताओ। अब अपन ने अभी क्या सीखा, H3PO4 का एन फैक्टर इज 3, तो हमारा आंसर अपन लोग अभी क्या बोलेंगे 3। लेकिन अब आप रियलिटी में सोचो यार, जो रिएक्शन हुई है उससे कितने H प्लस रिप्लेस हुए। आप देखो इसके साथ में मैं किसकी रिएक्शन करा दूं, इसके साथ में मैं रिएक्शन करा दूं यहां पर NaOH की, ठीक है, यहां से OH माइनस और यहां से एक क्या बाहर निकल गया H प्लस, ये तो बाहर निकल के क्या बाहर निकल गया, यहां पर एक H2O बाहर निकल गया ना, हाँ या ना। यहां पे क्या बचा, फास्फोरस डबल बॉन्ड से O, इधर OH, इधर OH और इधर क्या आ जाएगा O माइनस Na प्लस, यही तो आएगा, देखो जरा, बस यहीं से तो आपने एक H प्लस हटाया तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा Na प्लस। तो कितने H प्लस हटे हैं वास्तविकता में, एक ही तो हटा ना, तो इसलिए इस केस में इसका एन फैक्टर कितना आना चाहिए 1। तो देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको रिएक्शन नहीं दे रखी तो आप लोग को ये डेटा लिखना है, अगर आपको रिएक्शन दे दे और फिर पूछा जाए आप लोगों से तो आप लोगों को इस तरीके की कैलकुलेशन, इस तरीके की इक्वेशन बनाना आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। हटा दूं ये वाला डेटा, ये याद रहेगा इतना, एसिड्स के लिए ही करते हैं अभी थोड़ा और। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है H3PO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस CaHPO4 प्लस 2H2। अब बताओ वही इसके आयन फैक्टर बताना कितना। तो देखो वापस डायग्राम बनाए हुए है, अब आपको क्या करना है, यहां पर NaOH की जगह पर CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आपको इसकी रिएक्शन करवानी है। देखो P डबल बॉन्ड O, इधर हो गया OH, इधर भी हो गया एक OH और इधर भी हो गया एक OH। देखो इधर भी हो गया एक OH। रिएक्शन किससे करवा रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2OH माइनस, हाँ 2H प्लस के साथ में रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, ये OH एज इट इज, ऐसा ही तो बनेगा भाई। ये कैल्शियम जो है वो किसके साथ में, इस ऑक्सीजन के साथ में भी जोड़ना चाहिए और इस ऑक्सीजन के साथ में भी जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कितने H प्लस हटे, एक और एक, दो। आपको इस प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत नहीं, आप बोले सर हमको याद नहीं आया, हमसे बना नहीं, दो ये तो सोचना नहीं है आपको, तो बस ये देख लो कितने H प्लस हटे, 2, तो यहां पर इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एसिड के लिए अपना पार्ट क्लियर हो गया, एसिड के लिए अपन को समझ में आ गया, ठीक। अगला पार्ट देखते हैं और किसके लिए पूछा जाता है। देखो एसिड के जैसे बेस के लिए भी पूछा जा सकता है। तो बेस में मतलब अभी देखो एसिड में क्या हटा रहे थे, H प्लस आयंस, तो बेस में क्या हटाओगे, OH माइनस आयंस हटाओगे ना। तो देखो एन फैक्टर की कैलकुलेशन बेस के लिए कैसे होती है वो देखो। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास में बेस, बेस के लिए जो कैलकुलेशन है यहां पे लिख लो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल
OH माइनस। देखो कैसे, सबसे पहला एग्जांपल NaOH, इसका एन फैक्टर कितना, कितने OH माइनस निकल सकते हैं इससे, एक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कितने OH माइनस निकल सकते हैं, दो। AlOH होल थ्राइस से कितने OH माइनस निकल सकते हैं, तीन। सिलिकॉन OH होल फोर से कितने निकल सकते हैं, चार। ये तो बहुत सिंपल है ना। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया HCl का कितना होता है, HNO3 का कितना होता है। रिएक्शन में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि रिएक्शन में कैसे करना है ना। तो इस तरह से एसिड और बेस का कंप्लीट हुआ। एक पार्ट और आता है जिसे अपन बोलते हैं सॉल्ट, है ना। भाई एसिड और बेस को मिला दोगे तो सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट के लिए पूछ ले तो सॉल्ट के लिए सिर्फ एक चीज याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, बस यही इसका ट्रिक है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, NaCl, NaCl बनाने में सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक। और क्लोरीन ने कितने गेन किए, एक। आप इसको ऐसे ही तो लिख सकते हो ना, हाँ या ना, एक ही दिया और एक ही गेन किया, तो टोटल कितने हुए। अरे भाई टोटल एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, दो का नहीं हुआ है। बच्चों ये ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। भाई एक लिया और एक दिया तो टोटल मिला के दो हो गए, नहीं भाई, एक जो दिया था वही किसी ने एक्सेप्ट किया है, बस इतनी बात, ठीक है। तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं MgBr2, तो यहां पर मैग्नीशियम ने दो डोनेट किए, किसी भी एक को पकड़ लो, कैटायन को या एनायन को, इसने कितने, दो। अगर मैं क्वेश्चन ये बना दूं AlCl3 तो कितना, 3। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए ना। जितने डोनेट होंगे उतने एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब इधर देखो, FeSO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, बोले इसका एन फैक्टर निकालो। तो देखो बहुत आसान है, इस सॉल्ट में देखो, आयरन ने कितने डोनेट किए, 2, तो सल्फेट ने कितने एक्सेप्ट कर लिए, 2। एल्यूमिनियम ने कितने किए थे, एक एल्यूमिनियम ने 3, तो 2 एल्यूमिनियम ने 6, पक्का। इधर देखो H2O, अब पहले H2O को ऐसा समझ लो, H2O को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, H प्लस और OH माइनस, एक ही तो गया, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हुआ, एक। ऐसे कितने हैं मेरे पास में, 24, आया समझ में। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्लियर है। ये चीज अपन को सबको समझ में आ रहा है कि कैसे अपन लोगों को एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, डन। अब देखो और चीजों के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब एटम्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस एक बार अपन को ट्रिक आना चाहिए, फिर तो उसके बाद आप खुद ही बोल दोगे कि सर ये एन फैक्टर तो बहुत ही इजी सी टर्म है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसके अंदर। देखो अगला पार्ट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देखो कितना आसान हो जाएगा। अभी एक बार आप लोग देख लोगे तो बहुत इजी लगने वाला है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है या कितने ग्रहण कर सकता है, एक। तो इसका एन फैक्टर कितना। अब H2 की बात हो जाए तो एक हाइड्रोजन एक कर सकता था, तो दो हाइड्रोजन दो कर सकते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, पक्का। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। अच्छा अब मैं बोलूं O2 के लिए बताओ तो क्या होना चाहिए, 4। मैंने कहा जी O3 के लिए बताओ तो क्या होना चाहिए, 6। एक ऑक्सीजन 2 करता है तो 3 ऑक्सीजन कितने करेंगे, 6 करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। अगले एग्जांपल्स देखो, नाइट्रोजन के केस में देखोगे तो इसका एन फैक्टर होगा 3, क्योंकि 5 होते हैं और 3 और चाहिए, पक्का। N2 के केस में बताओ जी, N2 के केस में एन फैक्टर हो जाएगा इसका 6। आ रहा है समझ में, श्योर। अब देखो इसी को आयंस के फॉर्म में भी कर लो, है ना, मतलब ये 5th कैटेगरी और बना लो, आयंस की बात कर लो। ये तो आयंस तो बहुत ही इजी होते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि Na प्लस का एन फैक्टर बताओ, तो Na प्लस का एन फैक्टर कितना, 1। मैंने कहा Mg+2 का एन फैक्टर बताओ, तो जितना चार्ज लिखा हुआ है बस उतना रख दो। जैसे मैंने आपको कहा Cr2O7-2, तो इसका एन फैक्टर कितना, 2। मैंने आपको बोला MnO4-, डरना नहीं है बड़े बड़े ऐसे फॉर्मूलाज देख के,
MnO4 माइनस, तो इसका एन फैक्टर कितना 1। जितना चार्ज उतना ही एन फैक्टर होता है। तो लगभग ये चीजें अपनी कवर हो गई है। अब अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि अपन को और अच्छे से समझ में आए, है ना। एन फैक्टर की कैलकुलेशन लगभग कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम सब जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। और हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन फैक्टर। पक्का? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो जो आपको बोला है, वो बोला है 4 मोल HNO3। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है 3 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तीसरा क्वेश्चन देखो आपको बोला है 0.5 मोल AlOH होल थ्राइस। फोर्थ क्वेश्चन देखो 0.25 मोल FeSO4। अगला क्वेश्चन हो गया मेरे पास में 3 स्मॉल m मोल FeCl। ठीक है, अब अपन को इसके लिए कैलकुलेट करना है। मुश्किल से 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर में ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। देखो कैसे, अपन लोगों को फॉर्मूला तो मालूम ही है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं सिर्फ Nge लिखूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना। तो Nge इज इक्वल्स टू, इसके कितने मोल दे रखे हैं 4। HNO3 का एन फैक्टर कितना होता है 1, सॉल्व करने पे कितना आया 4। यहां पर देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू मोल कितने दे रखे हैं 3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होता है 2, कितना आ गया 6। यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे 0.5। AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड का कितना होता है 3, 1.5। इधर आ जाओ, ग्राम इक्विवेलेंट 0.25, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज किया हुआ है 2 का। आयरन ने 2 त्यागे, सल्फेट ने 2 ग्राइंड कर ली, यहाँ पे हो गए 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए 0.5। यहां पर देखो ज्यादातर समय ऐसे ही क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, ये 3 स्मॉल m, तो स्मॉल m क्या चलता है मोलैलिटी हमारे दिमाग में चलता है। याद रखो कभी भी ऐसी टर्म लिखी हुई नहीं मिलेगी, स्मॉल m मोल ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा। स्मॉल m का मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब मोलैलिटी नहीं है, मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 मिली मोल, और मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3, ये हो गया मिली। अब इसके लिए बता दो इसका एन फैक्टर कितना है। आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो ये हो गया 3। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आ गया 9 × 10⁻⁻3। ये हो गया इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो देखो एन फैक्टर अगर अपन को आता है तो अपन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे तो इसमें वॉल्यूम का डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगी मोलैरिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखो इतना चीज अपन लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इस लेक्चर को अभी अपन यहीं पे कॉल ऑफ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आगे का टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।